नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले देश को संबोधित किया। कोरोना महामारी पर कहा है कि बीते 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी त्रासदी है। भारत के इतिहास में कभी इतनी मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। सरकार के सभी तंत्र लगे दवाई और उपकरण लाने में। बहरहाल अहम ये रहा कि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार द्वारा लगाया जाएगा। राज्यों को मुफ्त में देगी वैक्सीन, यानी राज्यों को वैक्सीन पर कुछ भी नहीं खर्चना होगा। 25% प्राइवेट सेक्टर सीधे ले पाएंगे। वैक्सीन लगाने के लिए निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपए सर्विस चार्ज ले सकेंगे। निजी अस्पताल कंपनियों से सीधे टीके खरीद सकेंगे। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। तो प्रधानमंत्री ने आज नेजल वैक्सीन का भी जिक्र किया है, जो सीधे नाक में स्प्रे द्वारा दिया जा सकेगा। इस पे काम चल रहा है। बहरहाल वैक्सीन से जुड़ी एक अहम जानकारी ये भी है कि एम्स पटना के बाद अब एम्स दिल्ली में भी बच्चों पर वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ये मंजूरी मिली है। बच्चों के कोरोना के टीके का ट्रायल। इस ट्रायल के पूरा होने में 6 से 9 महीने का वक्त लगेगा। इस दौरान कुल 525 बच्चों पर ट्रायल होगा। इसमें 3 कैटेगरी में बच्चों को बांटा गया है। 12 से 18 साल, 6 से 11 साल और 2 से 5 साल के बच्चे शामिल होंगे। बच्चों को भी 28 दिन पर दूसरी डोज दी जाएगी। ओवरऑल तो 2 इयर्स एंड एबव है, बट अभी जो है 12 से 18 साल के बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। एम्स दिल्ली की कोशिश है कि इस सेंटर पर 50 बच्चों पर यह ट्रायल हो। शुरुआत सोमवार को 18 बच्चों से हुई। आशंकाओं के बीच संभावना तलाशने की ये शुरुआत है। टीके को लेकर कुछ महीने जरूर लगेंगे, लेकिन आज की ये शुरुआत हमारे आपके कल को लेकर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब बात आदिवासियों से जुड़ी हुई। बस्तर फिर से उबाल पर बताया जा रहा है। सुकमा जिले के सिलगेर गांव में जहां लगभग महीने भर से हजारों ग्रामीण आंदोलन कर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी दिए बिना उनकी जमीन पर राज्य सरकार ने सुरक्षा बल के कैंप लगा दिए हैं।
उन्हें पीछे धकेलने के लिए गोलियां चली, जिसमें कथित तौर पर 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है। वहीं कांकेर में भी पुलिस पर नक्सली के नाम पर जबरन नाबालिग को सरेंडर कराने के भी आरोप लगे हैं। सुकमा के सिलगेर में 17 मई को एक कैंप के विरोध में उतरे आदिवासियों पर कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। घटना में 3 ग्रामीणों की जान चली गई और लगभग 18 लोग घायल हो गए। मेरा भैया खत्म हो गया, वर्षा भी है सर। आपके भैया खत्म हो गए जी। तो अंदर मीटिंग में क्या हुआ, क्या बोले साहब लोग? वहाँ पे बताया कि जेल में रहने वालों को छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ पे रहने वाला जनता इधर अपना अपना घर वापस जाने के लिए बताए सर। अच्छा। और 3 लोगों का जिम्मेदार भी ले लिए सर। 3 हफ्ते हो गए, बारिश आंधी में ये आदिवासी यहीं डटे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की तरह टेंट नहीं है, लेकिन कटीली बाढ़ के पीछे प्लास्टिक की पन्नी थामे ये भी जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों का कैंप तैयार है, वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। 100 मीटर पर नुकीली बाढ़ के पीछे। दूसरी तरफ हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामीण खड़े हैं। हाथ में थमे बैनर में गोंडी में लिखा है, सिलगेर सीआरपीएफ कैंप तुन वापस ओयना मैदे धरना प्रदर्शन। इसका मतलब है सीआरपीएफ कैंप हटाने के लिए धरना प्रदर्शन। हम लोग ये कैंप हटाने का है, विरोध है, वही है। क्यों विरोध कर रहे हो दादा कैंप? क्यों विरोध कर रहे बोलने से, कैंप अगर वहाँ पर तरह कैंप रहा और वहाँ से यहाँ लाए, वहाँ रहते रहते क्या होता है, जंगल झाड़ी जाना है, आदमी को पकड़ना मारना है। ये जो कैंप बनाते हैं तो इसी का आधार से बना रहे हैं, रोड का अनुसार। और अभी रोड बनाए पहले कैंप आया, तो इसलिए हम लोग को कैंप नहीं चाहिए, रोड हम बनाएंगे। रोड हम बनाएंगे। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य के लिए हम जितना हो सके उतना बड़ा रोड बना के हम जो भी है हम करेंगे। ये सब नहीं चाहिए ना। जिस गांव में कैंप का विरोध है, वहां आजादी के 73 साल बाद भी बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं। 1200 की आबादी है, जिसमें गोंड मुरिया प्रमुख हैं। वनोपज से जीवन चलाते हैं। जिस सड़क को बनाने के लिए सिलगेर में कैंप स्थापित किया जा रहा है, वो जगरगुंडा को बीजापुर के आवापल्ली से जोड़ती है। सलवा जुलूम से पहले सब ठीक था, लेकिन फिर सब ठहर गया। वैसे भीड़ में कुछ आवाजें अलग भी हैं। सरसिला 12वीं में है, बायोलॉजी पढ़ती हैं, विरोध में आई हैं, लेकिन असमंजस में है। कोरोना का भी डर है। यहाँ तो सुविधा कुछ नहीं है सर, पूरा फैल जाएगा, फिर बीमार होकर फिर जी बहुत दिक्कत होगा सर। हम लोगों को क्योंकि हॉस्पिटल चाहिए सर, हमारे गांव में। अच्छा, हॉस्पिटल चाहिए हम लोग को, नर्स डॉक्टर बनना चाहिए सर हम लोग को। क्या बात है, क्या बात, मतलब बदल रहा है तिम्मापुर है। तो बदल बहुत बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा। सर हम लोग को स्कूल और हॉस्पिटल हम लोग को जरूरी सर चाहिए हम लोग को। स्कूल, हॉस्पिटल, जी जी और राशन दुकान जी हम लोग को, और बोरिंग चाहिए हम लोग को। हालांकि पुलिस ने कहा भीड़ में जनमिलिशिया सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने जवानों से हथियार और वायरलेस सेट छीनने की कोशिश की। 19 जवान घायल हुए। लेकिन प्रशासन की मंशा पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि सोनी सोरी, बेला भाटिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बार बार रोका गया। सिलगेर पहुंचने में उन्हें हफ्तों लग गए। अब वो चाहते हैं ऐसे कैंप लगने से पहले बातचीत हो। फिर इसी तरह का आंदोलन लंबे समय तक लड़ना पड़ता है। इससे बेहतर है कमेटी बनेगी, तो अगर उस कमेटी को बिना बताए बिना कुछ करे कैंप लगाती है, तो फिर उसके बाद फिर लड़ाई तो होगी। पहली बार जब 19 तारीख को शाम को चेरामंगी में सीआरपीएफ कैंप में रोका गया, तो उनको ये कहा गया कि सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी ने उनको कहा था कि बेला भाटिया को आगे ले जाने नहीं देना है और उनको एसपी का परमिशन लेकर ही वो आगे जा सकती है। और दूसरी बार जब कल हम लोग फिर से चेरपाल के रास्ते से जा रहे थे, तो चेरपाल सीआरपीएफ कैंप में भी हमको रोका गया। वहाँ भी हमको 3 घंटे हम लोग बैठे वहाँ, और उस समय हमको ये कहा गया कि अभी बस डीएम अभी आ ही रहे हैं और वो आपको लिखित देंगे। ये टीआई साहब ही बोले थे, और बोले थे बस 10 मिनट में हो जाएगा, और उसके 10 मिनट के 3 घंटे हो गए थे। तो ये स्थिति थी हमारी। नाराजगी एक बात से नहीं है। अब कांकेर से समझिए बस्तर क्यों उबल रहा है।
11 मई को कांकेर के आलंदड़ की रहने वाली लक्ष्मी पद्दा को पुलिस और बीएसएफ ने मेडकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड का इनामी माओवादी बताया। बयान जारी कर दावा किया कि नक्सली अर्जुन तांती और लक्ष्मी पद्दा पति पत्नी हैं, जंगल से भागकर पुलिस के सामने सरेंडर किया है। माओवादी दंपति अर्जुन तांती एवं लक्ष्मी पद्दा विगत कई वर्षों से प्रतापपुर एरिया कमेटी का मेडकी येलोस का सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। अचानक 2-3 दिन से उनका तबियत खराब होने के कारण से पुलिस से संपर्क करने की जानकारी पाया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन में दोनों पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात उनको कांकर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराकर अभी वर्तमान में उनका इलाज जारी है। माओवादी दंपति अर्जुन तांती एवं लक्ष्मी पद्दा द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नक्सल संगठन का साथ छोड़कर जिला प्रशासन एवं पुलिस के संपर्क करने का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लेकिन लक्ष्मी पद्दा के परिजनों का कहना है वो अभी नाबालिग है, उसकी शादी नहीं हुई। बाकायदा आधार कार्ड दिखाते हैं। कहते हैं वो तेंदुपत्ता तोड़ने मामा के घर गई थी। सरपंच गांव वाले सब तस्दीक कर रहे हैं। उसका खुद भैया बिना जाने कैसे वो शादी करता है अकेला, और घर से कब एक दिन भी अलग नहीं रहती थी। उसी दिन मामा का घर में मात्रा भेजे थे। वो तो बच्ची है, लड़की है। कितने साल की थी? वो करीब 16 साल की लड़की है। नाबालिग है? नाबालिग है। झूठ बोल रही है, नक्सलवादी है बोल के। वो तो गांव की ही है। वो उसका आधार कार्ड सब कुछ बना है, और फिर जो है वो घर में ही रहती थी। घर में रहकर वो अपना गांव में हमारे गोटुल परंपरा चलता है, उसमें नाच गाना करती थी। बहरहाल सिलगेर पर सरकार का बयान नहीं आया। एक टीम जरूर बनाई गई है जो ग्रामीणों से मुलाकात करेगी और इस पूरे मामले से जुड़े तथ्य जुटाएगी। बस्तर में एक विरोधाभास है। आप जिसकी बात सुनते हैं लगता है वही सही है। नक्सलियों के अपने तर्क हैं, सुरक्षा बलों के अपने और आदिवासियों के अपने। सब कहते हैं हिंसा हल नहीं, बावजूद इसके बस्तर में हर वक्त बारूद की बू आती रहती है। सिलगेर का अपना सच है, कांकेर का अपना, और यही सच है कि ये विरोधाभास भरोसा जमने नहीं देता। और ये भी सच है कि लगभग 2.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने भरोसा जमने के लिए कोई ठोस प्रयास या काम भी नहीं किया। कांकेर से गौरव और जगदलपुर से रानू के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ बेला भाटिया सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। बेला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये हालात यहाँ पे बहुत पेचीदा होते हैं। जिस तरह से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट थी, जो यहाँ पर एक तरफ यहाँ पे हमने देखा हाल में माओवादियों का अटैक हुआ, उसमें जब जवान मारे जाते हैं, दूसरी तरफ प्रशासन की चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों की अपनी मांग भी है। जो ये आंदोलन पर लोग बैठे हुए हैं, इस आंदोलन की राह आप क्या देख रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार खास करके मैं ये देख रही हूं कि लोग बहुत ही डिटरमिन्ड हैं। वो एकदम शांतिपूर्ण हैं और बहुत उनका मतलब एक तरह से उनका पूरा जो निर्णय है उनका कि वो इस बार नहीं हटेंगे। ये क्योंकि पिछले 2-3 साल से हमने अनेक रैलियां देखी हैं। ये पहली रैली नहीं है या पहला धरना नहीं है। बस्तर के हर एक जिले में हमने देखा है कि कैंपों का विरोध हुआ है, कई बार हुआ है और हजारों की संख्या में लोग आए हैं। मगर हर बार 7-8 दिन के बाद में किसी तरह से सरकार कोशिश करती रही कि ये उनकी रैली, उनका धरना टूटे और फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाए। मगर इस तरह से करने से कुछ समस्या का हल हो जाता है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बस्तर के लोग लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार के साथ, सरकार को बार बार अपना उनका विचार बोलना चाह रहे हैं इस पूरे मिलिटराइजेशन के बारे में। तो मुझे लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए, पर वो हमें अभी तक नहीं मिला है। और सिलगर में 3 आदिवासियों को आप जानते हैं गोली से उनकी मौत हो गई। 3 आदिवासी जख्मी हैं जो बीजापुर में हैं, वो भी गोली से जो जख्मी हुए। और एक महिला जो गर्भवती थी और उस दिन पूरे जो भगदौड़ हुई, जिस दिन गोली चली, वो गिर गई और फिर 23 तारीख को मतलब 2-3 दिन के बाद उसकी भी मौत हो गई। तो जब शहादत हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता है कि सिलगर में जो हजारों की संख्या में जो लोग एकत्रित हैं और जो संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग ये नहीं कह, बरसात हो रही है वहां पर, बहुत तकलीफ में हैं लोग, मगर लोग अभी भी एकदम उनका निर्णय
थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। बेला जी, जो आदिवासियों में क्या आपको समझ आए क्यों डर है इस कैंप को लेकर? क्योंकि वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट में कि उनको अस्पताल भी चाहिए, उनको आंगनबाड़ी भी चाहिए, उनको रोड भी चाहिए, लेकिन उनको एक कैंप नहीं चाहिए। इस कैंप से क्या आपत्ति? क्योंकि यहाँ पे बिजली तक नहीं पहुंची है आजादी के 70 साल बाद भी। जी देखिए, इसमें एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि ये जो सिलगर में जो अभी कैंप खुला है, ये एक्चुअली वहीं के पास, मतलब 1 किलोमीटर से कम दूरी में जो तरेम गांव में जो थाना है, उसी के आसपास में दो सीआरपीएफ कैंप है। अभी वो जो 2 सीआरपीएफ कैंप जो कंपनी है, मतलब वो एक कंपनी में 130 होते हैं, तो 130 के ही कुछ एक सेक्शन, ये 2 कंपनियों की सेक्शन उन्होंने आगे भेज दिए हैं सिलगर में। तो ऐसा नहीं था कि वहां पे कैंप नहीं था, एक तरह से देखा तो केवल अब कैंप और नजदीक उनके ला दिया गया है। लोग इसलिए नहीं चाहते हैं कैंप, क्योंकि कैंप आने से उनको लगता है कि उनकी पूरी दिनचर्या और उनका दैनिक लेवल पे उनके साथ में अत्याचार दमन बढ़ जाता है। ये वो लोग पिछले 15 साल से होते देख रहे हैं। आज बस्तर के जेल भरे हुए हैं क्योंकि आर्बिट्ररी अरेस्ट, कोई बाजार जा रहा है, कोई अपने घर में खेती कर रहा है, कोई अपना दूसरा कोई काम कर रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, ऐसे अनेक लोगों को पकड़ा जाता है। अभी जो हाल में ये 30 तारीख रात की घटना है, जहां पे वो एक लड़की अपने घर में अपनी माँ के साथ में सो रही थी और उसका कोई भी नक्सलियों के साथ में कोई नाता नहीं है, मगर उसको डीआरजी फोर्स, ऐसी फोर्स जो 7 जितने लोग जो उन्हीं के गांव के आसपास के गांव के लोग जो 2-3 सालों से डीआरजी फोर्स में ज्वाइन किए, अब उनको इनाम, इस लड़की को 2 लाख का इनामी नक्सली बता दिया गया। ये पाइके बीको इसका नाम है, और दिखा दिया गया कि वो मारी गई है गुम्मलनार के पास, जो गीदम थाना दंतेवाड़ा में आता है, जबकि वो रहवासी है नीमड़ गांव की, जो बीजापुर का जो गांव है और जो नेलसनार थाना का गांव है। तो यहाँ पे अब हम ये देखते हैं एक पूरा कंप्लीट विरोधाभास, जहां सरकार ये कह रही है कि घटनास्थल, इस चीज का पूरा घटनास्थल जो है वो गुम्मलनार है। गुम्मलनार के लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई मुठभेड़ नहीं हुई, और जो जनता है वो ये कह रही है कि हमारे बेटी को हमारे घर से, वो 17 या 18 साल की लड़की है, उसका आधार कार्ड है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा नक्सली है जो घर में सोता है, हाँ, और उसका 10 दिन में उसकी शादी होने वाली थी, उसका मंगेतर भी इस पूरी लड़ाई में साथ में जुड़ा है। जी बेला जी, वाकई में साफ तौर तो पर ये पूरे सवाल लोग पूछ रहे हैं, और जब लोग मिलकर शिकायत करने के लिए आप थाने में जाते हैं तो उनकी शिकायत नहीं जाती है। विश्वास की कमी नजर आ रही है। ऐसे में जो प्रशासन है वो संवेदनशील होकर इस मामले को संभल सकता था, उस लिहाज से क्या रुख लगा है आपको प्रशासन का? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, आपको याद होगा सलवाजुडुम के समय एसपीओ बनाए गए थे, फिर एसपीओ को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ठहराया और कहा कि सरकार को एसपीओस अलाउड नहीं है बनाना, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको सीधे हथियार पकड़वाना, और उनके पूरे, मतलब वो पूरा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2011 का। अभी उसी तरह से यही ग्रामीण, मतलब ये ग्रामीण बच्चे ही हैं जो अब डीआरजी में हैं। जैसे ये 7 लोगों का जिनका मैंने आपको उदाहरण दिया, ये सब के सब अनपढ़ लोग हैं, और इनमें से केवल एक जो नक्सली के कल्चरल टीम में काम करता था, बाकी कोई भी नक्सली नहीं था, मगर उसका दिखाया गया है आत्मसमर्पण। ये जो है ना आत्मसमर्पण, ये फेक सरेंडर्स है। बिल्कुल, फिर उनको क्या किया जाता है कि आप लोगों का काम भी हम समझ सकते हैं, और वाकई में बहुत पेचीदा स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक तरफ माओवाद एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में, कितना नुकसान हमने देखा है हमारे जवानों पर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों की भी उनका इलाका है, उनकी मांगे हैं, उनका रहन सहन का तरीका है, तो उनसे उनको विश्वास में लेकर ही प्रशासन को आगे बढ़ना होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद बेला जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और देश की बात में फिलहाल हमें एक वक्त लेना पड़ रहा है।
ब्रेक के बाद हम जो पूरे देश में जो ये कोरोना संक्रमण हुआ है, अनलॉक की जब अब खबरें आ रही हैं, दिल्ली में किस तरह की स्थिति बनी है उस पर नजर डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देश की राजधानी दिल्ली में आज से सही मायने में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। 7 हफ्ते बाद दिल्ली में सभी बाजार और दफ्तर खुल गए हैं। यहां मेट्रो की शुरुआत हो गई है आधी क्षमता के साथ। दिल्ली मेट्रो सोमवार से फिर चल पड़ी, हालांकि आधी क्षमता के साथ। फिर भी दफ्तर जाने वालों को बहुत राहत मिली। यह तो अच्छी बात है कि आज जैसे कि मार्केट भी खुला और मेट्रो भी खुल गई, तो अच्छी बात है, जाने में सुविधा मिल रही है। अभी तक कैसे जा रहे थे आप? अभी मैं साथियों के साथ कुली के साथ जा रहा था। अच्छा, वैसे मैं मेट्रो से ही जाता हूँ। मैं बेसिकली गुड़गांव ट्रैवल करता हूँ डेली, तो मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए घर वर्क एंड होम ही चल रहा था मेरा। तो अगर मेट्रो बंद है डेली तो ट्रैवल नहीं हो सकता गुड़गांव से दिल्ली, ये चीज़ ठीक। तो अब जैसे गुड़गांव ओपन मेट्रो स्टार्ट हुई तो ऑफिशियली कन्वीनियंस हो गई हमारे लिए। पिछली बार जो मेट्रो खुली थी वो बहुत देर में खुली थी, यानी कि मार्च के अंदर जब मेट्रो बंद की गई थी मार्च 2020 में, तो खोलने में जो है कई महीने लग गए। सितंबर 2020 में जाकर मेट्रो खुली थी। भले ही अनलॉक उससे पहले पूरे देश के अंदर या दिल्ली के अंदर हो गया था, लेकिन मेट्रो बहुत देर में खुली। लेकिन इस बार मेट्रो जो है एक तो देरी से ही बंद की थी और जल्दी, यानी कि जैसे ही लगभग अनलॉक खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है, ठीक उसी के साथ में मेट्रो खोल दी है। दिल्ली का मशहूर बाजारों का बाजार चांदनी चौक भी 48 दिन बाद खुला। चहल पहल बढ़ी, लेकिन ग्राहक अभी बाजार तक नहीं पहुंचे। दिल्ली में सभी बाजारों में दुकानों को बारी बारी से खोलने की इजाजत है ऑड इवन के तहत, इसलिए दुकानों पर नंबर डाले गए। और तारीख पर ऑड नंबर की दुकान खुली। राहत महसूस कर रहे हैं अब 48 दिन बाद दुकान खुल गई? हाँ जी, मार्केट में आए तो राहत सी तो है बहुत ज़्यादा। हाँ, दिल को खुशी है, आए हैं, धीरे 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 ही सब कुछ होगा। राहत तो है, लेकिन बाजार का हाल आप देख ही रहे हैं कि लोग डरे पड़े हैं कितना। डर अभी भी कोविड का पूरा है, हमारे लोगों को भी है, कस्टमर को भी है। हमें भी कुछ राहत मिलेगी। अच्छा, तनख्वाह मिलेगी, घर चलेंगे। अच्छा, 4 दिन से तो घर ही बैठे थे खाली। ठीक है, अभी तो खैर ग्राहक नहीं आना शुरू हुआ। हाँ, ये तो है, अभी तो नहीं आएगा ग्राहक। 10-15 दिन लग जाएंगे सेटिंग होने में। चांदनी चौक की तरह ही दक्षिण दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी दुकानों पर ऑड इवन के लिए मार्किंग की गई। दुकानें तो खुली, हालांकि व्यापारी अभी ज्यादा आशान्वित नहीं दिख रहे। ऑड एंड इवन ना करके अगर रेगुलर बेसिस पे खोली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, जो अथॉरिटीज़ की मर्जी है, जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया है। बाकी ठीक है, टाइम लगेगा, इट विल टेक। लास्ट ईयर भी 2 महीने लग गए थे जो है रूटीन आते आते। इस साल भी उतना ही टाइम लगेगा। इस साल थोड़ा सा खौफ ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे, तो बाकी 1.5-2 महीना लग जाएगा रिकवरी में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी सोमवार से बाजार खुले, हालांकि देह से दूरी बनाना एक चुनौती बनता दिखा। OD1 का कोई चक्कर ही नहीं होना चाहिए, या तो पूरा बंद कर दो। अब ये थोड़ी है कि इस जगह में कोरोना नहीं आएगा। कस्टमर आधा हो चुका है, जिससे सोशल डिस्टेंस बनी हुई है। कस्टमर ही उतना है, लिमिटेड कस्टमर बाजार के अंदर। हालात सुधरते रहे तो आगे और रियायत तय हैं, लेकिन इसके लिए काफी हद तक लोगों का संयम भी जिम्मेदार होगा। गुरुग्राम से सोनाक्षी चक्रवर्ती और दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया। देश की बात में आगे है अलीगढ़ से खबर। यहाँ पे एक बारात को लेकर बना हुआ है तनाव, बताएंगे क्यों। अलीगढ़ के गांव में मस्जिद के सामने से डीजे बजाते बारात गुजरने को लेकर झगड़े से तनाव है। झगड़े के बाद गांव के कुछ लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के इश्तिहार लगा दिए हैं। झगड़े को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। नूरपुर गांव में एक दलित के घर बारात आई। बारात डीजे बजाती हुई एक मस्जिद के सामने से सकरी गली से गुजर रही थी। कुछ नमाजियों ने मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने से मना किया। कहते हैं कि बड़े बूढ़े उनकी बात मान गए, लेकिन कुछ युवक आ गए। उन्होंने कहा
कि हम म्यूजिक बंद नहीं करेंगे, ये कौन होते हैं बंद कराने वाले। इसी बात पे दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। उस दिन ये बारात आई थी, हमारा नमाज का टाइम हो गया, जमात खड़ी होगी नमाज के लिए, तो उन्होंने कुछ लोगों ने निकल के बड़े बूढ़ों ने कही कि ये जरा बंद कर लो या फिर थोड़ा आगे बढ़ा लो, जो हमारी जमात में कोई ना पड़े, बड़े बूढ़े है, कोई जवान बच्चा भी नहीं था। तो उन्होंने कही यहीं पे बजेगा, यहीं होएगा, यही सब कुछ मतलब यहीं करेंगे हम। नूरपुर गांव अलीगढ़ से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ करीब 80% मुस्लिम आबादी है, जबकि 20% अनुसूचित जाति की। कहते हैं कि 21 मई को भी एक दलित की बारात मस्जिद के सामने से गुजरी थी। नमाजियों के कहने पे मस्जिद के सामने डीजे बंद कर दिया गया था और कोई विवाद नहीं हुआ। इस बार झगड़ा हो गया। इसके बाद गांव के दलितों ने अपने घरों की दीवारों पे मकान बिकाऊ होने का इश्तेहार लगा दिया। बारात ना चढ़ने, मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाया कि हमने जाते तो गांव छोड़ के चले तो बढ़िया। अच्छा, कितने लोग आपकी जो बरादरी है, क्या सभी यहाँ से जो पलायन करने के लिए तैयार है? सब प्लान करने के लिए तैयार है। इस मामले में राजनीति करने राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग वहां पहुंचने लगे। ऐसे ही एक गुट को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया, जहां उन्होंने नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगर जो कोई बदतमीजी कोई बहन बेटी को छेड़ेगा, जैसे मेवात में काम करा ऐसे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जिंदा बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी, और हर तरीके से तन मन धन और गन से भी साथ रहेंगे आप लोगों के। बारात में हुए झगड़े में 11 लोगों पे एफआईआर हुई थी, जिसमें 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एआईएमआईएम के एक युवा नेता पे भी भड़काऊ बयानबाजी में एफआईआर हुई है। गांव में एक प्लाटून पीएससी लगा दी गई है। आज भी डीएम और एसएसपी ने मौके पे जाकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस मामले में जो पहले से एफआईआर हुई थी उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनको जेल भेज दिया गया है। आज मैंने भी गांव का भ्रमण किया, सब लोगों से बात किया, तो प्रशासन की और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि यहाँ पर बात करके एक पीस कमेटी बना दी जाए दोनों पक्षों के लोगों के साथ, उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो। अलीगढ़ का झगड़ा बहुत मामूली सी बात का है, और इतनी मामूली सी बात पे झगड़ा होना नहीं चाहिए, जिसको इतने बड़े पैमाने पे राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अगर किसी के घर में कोई बीमार है, अगर वहाँ कुछ बच्चे इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई पूजा कर रहा है या कोई नमाज पढ़ रहा है, तो हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ पे शोर ना करें। और ये बहुत छोटी सी बात है, समाज इसी तरह चलता है। अगर ये बात मान ली गई होती तो बात इतनी तूल नहीं पकड़ती। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।